हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट। और आज हम कर रहे हैं +1 बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट का थर्ड लेक्चर है आज हमारा। और हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। तो आज हम इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट करेंगे। तो आज हम इसमें करेंगे प्रोफेशन का मीनिंग और इसकी जो फीचर्स है वो करेंगे, रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, और इन तीनों में डिफरेंस भी करेंगे। ये जो है ना बिजनेस वाला मीनिंग, ये बिजनेस का व्यवसाय का, ये हमने सेकंड लेक्चर में, इसे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो बाद में तीनों के मीन हम डिफरेंस भी करेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है। तो प्रोफेशन क्या होता है, वेबस्टर शब्दकोश जो है उसने बताया है कि पेशा वह व्यवसाय है, यानी कि प्रोफेशन जो होता है कि ऐसा एक्यूपेशन है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन देता है, मार्गदर्शन या उनका परामर्श करता है। तो इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है कि वह व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके ये काम करता है। कोई भी ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त, और उसको कुशल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, तभी वो दूसरे व्यक्तियों को कुछ मार्गदर्शन कर सकता है या निर्देश दे सकता है या परामर्श दे सकता है, अदरवाइज नहीं। ऐसा काम करने वाले जो विशिष्ट ज्ञान और कुशलता प्राप्त करके जो दूसरों की इस तरह से समाज में काम करते हैं या सेवा करते हैं, उनको हम प्रोफेशनल कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो ये डाल्टन है प्रोफेसर, ये मैकफार्लेन, इन्होंने इसकी 5 फीचर्स बताई हैं। 5 फीचर्स कौन से बताई हैं? पहला इन्होंने कहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, यानी कि क्या होना चाहिए, एक विशिष्ट ज्ञान के साथ साथ तकनीकी कौशल भी होना चाहिए। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, ठीक है, जो काम आप कर रहे हो उसमें अगर आपको टेक्निकल आप एफिशिएंट नहीं हो तो वो प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। दूसरा है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, जो भी आप ये सीखे हो इसके लिए कोई न कोई औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे विश्वविद्यालय वगैरह, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। थर्ड इन्होंने बताया है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोफेशनलिज्म एज इट्स गोल, ये कह रहे हैं कि इसका विकास करने के लिए भी कोई संघ होना चाहिए, यानी कि जो भी है ये उसके साथ में उसका कोई संघ होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने दिया है 4th नंबर पे दिया है द फॉर्मेशन ऑफ एथिकल कोड ऑफ गाइडिंग एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, गाइडेंस ऑफ कंडक्ट, यानी कि ये कह रहे हैं इनके व्यवहार, जो प्रोफेशनल बंदे हैं इनके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। 5th दिया है ड्यू रिगार्ड फॉर द प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर द डिज़ायर फॉर मॉनेटरी रिवार्ड, यानी कि इनका मेन मकसद क्या होना चाहिए, इनका मेन मकसद होना चाहिए, यानी कि प्राइमरी मोटिव होना चाहिए सेवा प्रदान करना, और सेकेंडरी मोटिव होना चाहिए धन, यानी ये कह सकते हैं आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देना चाहिए। तो ये जो 5 विशेषताएं बताई है मैकफार्लेन ने, सेम इसी तरह से ये दी हुई है, इन्हीं को डिटेल में दिया हुआ है। तो ये इसी को एज ए हम विशेषताओं के तौर पर पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा आता है, हमने पढ़ा था बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। तो ये जो है ना प्रोफेशन, उसकी पहली फीचर्स है कि एक पेशेवर व्यक्ति में क्या होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए और तकनीकी चातुर्य होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है, ज्ञान तो उसने स्टडी के दौरान प्राप्त कर लिया, और जो तकनीकी चातुर्य है वो भी उसको होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों में वह अगर वो एक्सपर्ट है तभी जाकर वो एक अच्छे ढंग से उसको हम प्रोफेशनल कह सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति पेशे को नहीं चला सकता, क्यों? हो सकता है उसको ज्ञान हो, तकनीकी चातुर्य ना हो, तकनीकी चातुर्य हो तो हो सकता है उसको ज्ञान ना हो। अगर इन दोनों में से एक में भी कमी है तो आप उसको प्रोफेशन नहीं कह सकते। इसके बाद सेकंड आता है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ये कहते हैं जो प्रोफेशन है इसकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस जो है प्राप्त करने के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि कोई इसके लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जिससे ट्रेनिंग ली जा सके या जहाँ से एक्सपीरियंस प्राप्त किए जा सके। तो ये इसकी सेकंड थी। अब आता है थर्ड में कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन,
यानी कि एसोसिएशन होनी चाहिए, यानी कि जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर की एसोसिएशन, वकील है, वकीलों की एसोसिएशन, तो इस तरह से एसोसिएशन होनी चाहिए। तो ये जो एसोसिएशन होती है वो काम क्या करती है? सबसे पहला काम करती है टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। अपने जो मेंबर्स हैं, जैसे डॉक्टर की एसोसिएशन डॉक्टर्स के लिए जो डॉक्टर का बिहेवियर है उनको कंट्रोल करती है। ये उनके लिए क्या करती है? टू क्रिएट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटी ऑफ द प्रोफेशन। ये क्या करते हैं? अपना जो भी इनका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, जिनको हर एक मेंबर को फॉलो करने कंपलसरी होते हैं जो इस एसोसिएशन का मेंबर होता है। थर्ड है टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर एज ए प्रोफेशनल्स। अभी ये एसोसिएशन जो होती है, जो इनके मेंबर होते हैं, उनकी जो इमेज है उसको बनाए रखने में हेल्प करती है। फॉर दैट टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि इस प्रोफेशन में आने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि अगर वो क्वालिफिकेशन अगर है बंदे के पास, वो सर्टिफिकेट है, वो नॉलेज है, वो ट्रेनिंग है, तभी वो उस प्रोफेशन में एंटर करता है, अदरवाइज नहीं। टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन, यानी कि एंट्री जो है प्रोफेशन में एंट्री करने का कोई रूल होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि है कोई आए वो प्रोफेशन में एंटर कर जाए, कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा तभी जाकर वो एंटर कर पाएगा। आगे इन्होंने कुछ एक एग्जांपल दिए हैं कि जो भारत में अभी तक जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं संघ कौन कौन से, जैसे जो वकील वगैरह उनके लिए जो है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरह मेडिकल जो लाइन है, ये डॉक्टर्स वगैरह है उनके लिए है मेडिकल्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरह जो हमारे कॉमर्स के जो सीए वगैरह होते हैं उनके लिए होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये कुछ एसोसिएशन है जो अपने अपने जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, उनकी इमेज को अच्छे बनाए रखते हैं और इस तरह से कुछ रूल रेगुलेशन बनाकर इसको ऑपरेट करते हैं ताकि किसी भी मेंबर के साथ कुछ गलत काम ना हो। इसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट फोर्थ में। प्रोफेशन के अंदर जो सदस्य हैं निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, यानी कि जो भी हम एसोसिएशन है उसने जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाई है तो वो कोड ऑफ कंडक्ट उस एसोसिएशन के हर एक मेंबर को फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। क्या हो सकते हैं? जैसे इसके कुछ रूल भी हो सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, यानी आपको काम करना है तो ईमानदारी के साथ काम करना है, इंटीग्रिटी के साथ करना है, मॉरलिटी होनी चाहिए, कुछ नॉर्म्स बनाए होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जिनको हर एक मेंबर्स को फॉलो करने होते हैं और वो हर एक एसोसिएशन बनाती है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल पढ़े थे। इसके बाद आता है हमारा प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यानी कि हमें धन तो कमाना है, ठीक है, पर अब क्या करना है? हमें आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देनी है। धन कमा लो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए या पहली सोच क्या होनी चाहिए? वो सेवा करने की सोच होनी चाहिए, आपकी भावना जो है वो सेवा भावना होनी चाहिए। सेकंड, आप धन कमा सकते हैं। तो इन्होंने दिया है कि अन्य धंधों या व्यापार की भांति ही जो प्रोफेशन होता है उसको करना भी जीवित रहने के लिए धन कमाने का एक साधन ही है, जिसमें क्या करते हैं? विशेष ज्ञान के आधार पर हम क्या करते हैं? उचित पारिश्रमिक लेकर समाज की सेवा करते हैं और यही कारण है कि पेशेवर लोगों को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल डॉक्टर का, ये आजीविका कमाने के लिए आपने देखा होगा फीस ली है, इनके अपने ही हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल वगैरह होते हैं, तो इस तरह से ये धन भी कमाते हैं और सेवा भी करते हैं और समाज सेवा करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास लेकर जाओगे तो डॉक्टर जब ट्रीट करेगा तो आपको पास आते ये नहीं पूछेगा कि तूने कितने रुपए की पर्ची कटाई है तब तेरे को ट्रीटमेंट दूंगा, नहीं, उसका मेन मकसद क्या होता है? उसका मकसद उस डॉक्टर को ढंग से डायग्नोज करके उसकी बीमारी को और उसको ट्रीटमेंट देना होता है। तो इस तरह से हमारा ये था प्रोफेशन। अब इसके बाद आता है हमारा रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। रोज़गार के बारे में हम पढ़ेंगे। रोज़गार वह आर्थिक क्रिया जिसके अंतर्गत लोग जो होते हैं दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं और उसके बदले में क्या लेते हैं? कुछ पारिश्रमिक के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? सैलरी और वेजेस, यानी कि आप ये कह सकते हो
कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो लोग दूसरे लोगों के लिए पारिश्रमिक के बदले में काम करते हैं उसको हम रोजगार कहते हैं। अब देखो इसमें नियोक्ता यानी कि स्वामी या मालिक ओनर कौन हो सकता है? एम्प्लॉयर कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई सरकारी जो होता है गवर्नमेंट कॉरपोरेशन भी हो सकती है, या कोई निजी संस्था भी हो सकती है। अब जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो कई तरह का होता है, परमानेंट भी हो सकती है, यानी कि इसमें एक बार जॉब लग गया तो रिटायरमेंट पे ही वो उसको छोड़ेगा। टेम्परेरी क्या होती है? मान लेते हैं कि किसी फर्म में कुछ महीने काम चलता है, जैसे 6 महीने काम चलता है तब एम्प्लॉय को बुला लिया जाता है, आगे 6 महीने काम बंद होता है तो उनको छुट्टी कर दी जाती है, पर दोबारा आगे 6 महीने काम होएगा तो उन्हीं एम्प्लॉय को बुलाया जाएगा जो पहले काम कर रही थी, तो इसको कहते हैं टेम्परेरी। आकस्मिक कैजुअल क्या होता है? इसमें क्या, जब काम हुआ तब आपको बुला लिया, ठीक है, अगली बार काम होगा तो ज़रूरी नहीं है कि जो पहले काम किया उन्हीं को बुलाएंगे, कोई और होगा उसको भी बुला लेंगे, तो इसको कैजुअल बेस कह सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे मैनेजर हो गया, पर्यवेक्षक हो गया, या प्रबंधक या सुपरवाइज़र, जो भी हमारे लेबर हो गए, वर्कर हो गए, या क्लर्क वगैरह, ये सारे व्यक्ति इसके अंदर आ जाते हैं। अब आता है पेशेवर व्यक्ति। एक डॉक्टर को भी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अगर एक डॉक्टर किसी सरकारी हॉस्पिटल में का नौकरी करता है तो वो किस में आएगी? ये एक्टिविटी रोजगार के अंदर आ जाएगी। इसके विपरीत अगर उसने अपना खुद का हॉस्पिटल खोल रखा है तो वो किसके अंदर आ जाएगी? प्रोफेशन के अंदर आ जाएगी। तो इसमें आपको डिफरेंस करना जरूरी आना चाहिए। अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर की नौकरी कर रहा है तो वो क्या है? एक एज ए एम्प्लॉयमेंट की तरह एक नौकर है, और अगर उसका खुद का हॉस्पिटल है तो वो क्या है? वो एक प्रोफेशनल बंदा है, यानी कि प्रोफेशन हो कहेंगे उसकी एक्टिविटी को। फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर्स है इसके अंदर सर्विस टू अदर, इसके अंदर दूसरों के लिए सेवा की जाती है। सेकंड, पर्सनल सर्विस, जो कर्मचारी होता है वो सेवा खुद ही प्रदान करता है, ये नहीं है कि वो अपनी जगह किसी दूसरे को बिठा दे, वो सेवा देता है, सेम वैसी ही सेवा दे दे या उसके स्थान पर सेवा दे दे, ऐसा नहीं कर सकती। इसके अंदर एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किसके बारे में होता है? एग्रीमेंट इनके बारे में होता है, जैसे स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक या पारिश्रमिक के बारे में होता है कि उसको कितना वेतन, कमीशन और फीस दिया जाएगा, और ये जो होता है टोटली एग्रीमेंट के बेस पर ही होता है। इसके बाद आता है नौकर, सर्वेंट। जो कर्मचारी होता है अपने मालिक का नौकर ही होता है, चाहे वो छोटी पोस्ट पे हो चाहे वो बड़ी पोस्ट पे हो, उसको अपने मालिक के कहे अनुसार ही काम करना होता है। नो नीड ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल की तो ज़रूरत ही नहीं होती इसके अंदर, स्वामी की कैपिटल लगी होती है, ओनर की लगी होती है। नो रिस्क, जब कैपिटल नहीं है तो रिस्क भी नहीं होगा। नियोक्ता, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज भी हो सकती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकती हैं। तो इस तरह से ये एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स थे। अब देखो हम पढ़ेंगे इनके डिफरेंस के बारे में, तीनों के। हमने पिछले लेक्चर में बिजनेस के बारे में पढ़ा था, इसमें प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा है। तो इनमें डिफरेंस क्या होते हैं? कमेंसमेंट, स्टार्ट कैसे करते हैं? देखो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ आपको जो वैधानिक कार्यवाही है, यानी कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद आप शुरू कर सकते हो। प्रोफेशन का काम आप शुरू कर सकते हो अगर आपने एक विशेष ज्ञान बताया था, हमने उसका प्रमाण पत्र ले लिया है तो, सर्टिफिकेट है तो, और रोज़गार आपको नियुक्ति पत्र दे दिया है। नेचर ऑफ वर्क कैसे करते हैं? इसमें वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन और खरीदने बेचने का काम होता है। इसमें वो व्यक्तिगत रूप से खुद सेवा देते हैं और इसके अंदर एक समझौते के अंदर दिया गया काम करता है जो नौकर होता है। इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर देखो, अगर बिजनेस छोटा है तो कम पूंजी की ज़रूरत होगी, तो बड़ा है ज़्यादा। इसी प्रकार नेचर, बिजनेस का नेचर किस तरह की वस्तुएं बना रहे हैं, जल्दी जल्दी ख़राब होने वाली या ड्यूरेबल वस्तुएं बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग पूंजी की आवश्यकता होती है। और जो प्रोफेशन होता है इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें तो नहीं होती, पूंजी की आवश्यकता ही नहीं होती। रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है बिजनेस में, प्रोफेशन में होता है कम, और इसमें बिल्कुल ही जोखिम नहीं होता। क्वालिफिकेशन, जो बिजनेस है उसके लिए क्वालिफिकेशन का होना कोई ज़रूरी नहीं है। जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी अच्छे ढंग से बिजनेस चला सकता है, और प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है।
और रोज़गार के अंदर भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कुछ एक जो रोज़गार के ऐसे आते हैं काम की, उनके अंदर कोई रोज हमारी योग्यता होनी ज़रूरी नहीं है। फिजिकल फिट होना ज़रूरी होता है, मेंटली फिट होना ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। जो बिजनेस शुरू करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन का सेवा देकर प्रॉफिट अर्न करना, और रोज़गार का वेतन और मजदूरी के रूप में आय अर्जित करना होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। एक व्यवसायी जो है अपने हित का हस्तांतरण, हित मतलब जो वो प्रोडक्ट बनाता है या खरीद के लाता है उसको दूसरे को बेच देता है। एक पेशेवर व्यक्ति अपने हित का हस्तांतरण नहीं करता, यानी कि उसने जो ज्ञान सीखा ना, वो ज्ञान किसी दूसरे को नहीं देता, बल्कि उस ज्ञान से दूसरे की वो सहायता करता है। जैसे डॉक्टर है तो उस ज्ञान से वो दूसरे का, जो बीमार आदमी है उसका जो बीमारी है वो दूर करता है। ये नहीं है कि वो अपना ज्ञान ही उसको पकड़ा देगा, ले भाई तेरे को मैं एजुकेट कर देता हूँ या सिखा देता हूँ, मेरा ज्ञान तुझे दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता। एक कर्मचारी जो है अपने हित का हस्तांतरण नहीं करता, वो केवल उसने कहा है वो काम ही करता है। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी यानी कि एफिशिएंसी हम कैसे टेस्ट करते हैं? अगर बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो हम, लाभ हो रहा है तो हम कहेंगे एफिशिएंट है। और इसमें सेवा के बेस पे सेवा की क्वालिटी देखी जाती है, किस तरह की सर्विस की क्वालिटी है, उसके बेस पे इसको टेस्टिंग की जाती है। अच्छे बुरा है प्रोफेशन, या हम कह सकते हैं कि अच्छे हो रहे हैं, यानी जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसमें जॉब के प्रति कितने समर्पण भाव है, उसके बेस पर टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस का जो होता है कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं होता। जो गवर्नमेंट के रूल बने होते हैं उनको ही फॉलो करना होता है, अपना कोई नहीं होता इनका। और जो हमारी प्रोफेशन होते हैं उसमें तो कोड ऑफ कंडक्ट होती हैं। और इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट की जगह पर एग्रीमेंट होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो स्टूडेंट आज हमने ये किया है चैप्टर प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, और तीनों में डिफरेंस भी किया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।